Stability of higher oxidation state with halogen of transition element 3D सीरीज आज ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये लोग अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, यानी हाइड्रोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो सबसे पहले हम 3D सीरीज स्टार्ट करते हैं और अगर आप देखेंगे तो स्कैंडियम के बाद टाइटियम आता है और टाइटियम जो है TiX4 बनाता है, जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, यानी हाइड्रोजन में Ti जो है +4 ऑक्सीडेशन शो करेगा। लेकिन अगर हम बेरिलियम को देखते हैं तो बेरिलियम जो है सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ बनाती है, यानी BF5 बनाती है। और अगर हम क्रोमियम को देखते हैं तो क्रोमियम जो है CrF6 के साथ, यानी फ्लोरीन के साथ CrF6 बनाती है, यानी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये आप NCERT में देख सकते हैं, यानी TiX4 है, BF5 है और क्रोमियम F के साथ जो है +6 बनाती है। अब ये देखा जाए मैग्नीज, अगर देखा जाए तो मैग्नीज यहाँ +7 नहीं बनाती है, +7 ऑक्सीजन के साथ बनाती है। तो मैग्नीज +7 अगर बनाती भी है तो ये डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाती है, इसके लिए MnO3F होना चाहिए, यानी कोई डायरेक्ट कंपाउंड नहीं है, कोई सिंपल कंपाउंड हैलाइड के साथ नहीं है, ऑक्सीजन तब भी है। तो इसका फार्मूला बनेगा MnO3F, इसमें जो है +7 बनाती है। अब ये देखा गया कि अगर मैग्नीज के बाद अगर जाते हैं आप, इसका मतलब ये चार्ट में देखते हैं तो इसे बोलते हैं बियॉन्ड Mn, यानी मैग्नीज के बाद आगे जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आयरन को छोड़ दीजिए, सिर्फ आयरन +3 बनाती है और कोबाल्ट बनाती है +3, बाकी लोग +3 भी नहीं बनाते हैं। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन में डायरेक्ट हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो क्रोमियम ही है जो +6 बनाती है। आप मैग्नीज के बाद जाएंगे तो उसमें आयरन है और कोबाल्ट है। कोबाल्ट COF3 जो है ये प्लस जो है आपका 3 बनाती है और आयरन जो है FeF3, FeCl3 और FeBr3 ये +3 बनाते हैं, बाकी और कोई भी +3 नहीं बनाता है। अब बात चलती है कि अगर कोबाल्ट COF3 बनाता है तो इसकी रीज़न क्या है। तो ये देखा गया था कि इसकी स्टेबिलिटी जो होती है +3 में, वो मेन रीज़न है हायर लैटिस एनर्जी। इनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये जो है आप +3 बनाते हैं। अब लैटिस एनर्जी के बारे में मैंने इसमें तो नहीं बताया है, लेकिन आपका केमिकल बॉन्डिंग बताया था कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायंस। तो ये फार्मूला मैं केमिकल बॉन्डिंग में बताया हूँ। अब बात आती है कि अगर बेरिलियम BF5 बनाता है और क्रोमियम CrF6 बनाता है तो इनका क्या रीज़न है। तो ये देखा गया कि अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज का है और वो हायर ऑक्सीडेशन में होता है तो वो नॉन मेटल की तरह काम करता है। तो यहाँ F भी नॉन मेटल है और B भी, बेरिलियम भी नॉन मेटल है, क्रोमियम भी हायर ऑक्सीडेशन में नॉन मेटल की तरह काम करता है। तो इसके अंदर ये देखा गया कि हायर कोवैलेंट आपकी एनर्जी होती है, यानी ये कह सकते हैं हायर कोवैलेंट कंपाउंड है। अब बात चलती है कि बेरिलियम अगर +5 बनाता है तो बिल्कुल बनाता है, BF5 बनाता है। अगर इन लोगों को या इनके अलावा और लोग भी नीचे हैं तो B5 के अलावा अगर और नीचे वालों को देखेंगे तो ये +5 नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर इन्हें हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, इनको अगर आप पानी में डाल देंगे, यानी BRF को छोड़ के इसके नीचे वालों को अगर आप पानी में डाल देते हैं
तो ये लोग ऑक्सो हैलाइड बनाते हैं। और ऑक्सो हैलाइड का फार्मूला क्या है? देखो BOX3 बनाएंगे, इसे ऑक्सो हैलाइड्स कहते हैं। फ्लोराइड जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम के साथ था। तो अगर हम ये भी देखना चाहते हैं कि बेरिलियम जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होता है, लेकिन किसके साथ? तो फ्लोरीन को निकाल दीजिए, आप उसके जगह पे क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, तो ये बनाता है BX2। और BX2 में ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इसका मतलब फ्लोराइड को अगर हटा दिया जाए, उसके जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लेते हैं बी के साथ, बेरिलियम के साथ, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन में स्टेट में होते हैं, ये BX2 बनता है। तो BX2 बनाएगा। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो कापर है। कापर क्या होता है? कापर जनरली बनाता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसका मतलब CuX बनाता है। और CuX बनाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि +1 में कापर जो है हाइड्रोजन उनके साथ अगर लगाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके साथ स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर कापर +2 है तो कापर +2 सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ स्टेबल होता है, आयोडीन के साथ नहीं। मीन्स अगर CuI2 बनाते हो तो ये अनस्टेबल है। इसका मतलब ये टूट जाता है, टूट जाएगा। इसका मतलब है ये चीज़ें NCERT में भी दी हुई है। अगर कापर +2 है, I- के साथ होगा, तो ये कापर जो है I को ऑक्सीडाइज कर देता है और ये +2 से +1 में हो जाएगा। यानी ये अगर क्यूप्रिक है तो ये क्यूप्रस आयोडाइड बनाएगा और आयोडीन I2 बन जाती है। यानी I के साथ कापर जो है +2 में नहीं रहता है। कि अगर हम कापर को, ये देखा गया कि बहुत सारे कापर जो हैं +1 कंपाउंड में अगर होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं इन इक्वस में। और यही सवाल 2019 में आया था नीट में। क्या आया था कि कापर +1 अगर पानी में डालते हैं तो ये डिस्पर्पोनेशन शो करेगा। तो सवाल था ये डिस्पर्पोनेशन, यहाँ भी लिखा है और रिडॉक्स रिएक्शंस जो है आपका एक चैप्टर है वहाँ पे। कापर +1 से कापर +2 में गया तो इसी का ऑक्सीडेशन हो गया, और कापर +1 से कापर 0 में गया तो इसी का रिडक्शन हो गया। कोई एक ही आइटम हो, एलिमेंट हो, अगर वो उसी का ऑक्सीडेशन हो, उसी का रिडक्शन हो, तो इसे डिस्पर्पोनेशंस कहते हैं। यही क्वेश्चन आया था 2023 में, सवाल आया था कि कापर +2 इक्वस में मोर स्टेबल होता है कापर +1 से। तो उसका रीजन था ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। ये 2023 नीट में आया था और ये NCERT में लिखा है। कापर +2 इक्वस rather than copper +1 is due to much more negative hydration energy copper +1। एकदम सेम लाइन लिखा है और यही लाइन नीट 2023 में आया था। कापर +2 इज मोर स्टेबल इन इक्वस देन कापर +1। तो इसका रीजन था ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो है अगला लेक्चर आपको मिलेगा, इन्हीं मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और स्टेबिलिटी क्या होगी।